गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं का अपना पूरक पठन का जो पाठ है, दूसरी इकाई में से 7वां पाठ पूरक पठन का सपनों से सत्य की ओर, ये पाठ हम लोग आज सीखने वाले हैं। पाठ के लेखक है श्री आनंद बंसोड़े और इस पाठ की विधा है भाषण। ये जो पाठ है बच्चों, ये आनंद बंसोड़े जी के भाषण के कुछ अंश जो है उनको मिला करके दिया हुआ ये पाठ है। आनंद बंसोड़े कौन है, इस पाठ का नाम ऐसा क्यों है, सपनों से सत्य की ओर। इसकी शुरुआत हम करते हैं। मैं तुमसे कुछ फोटोज यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, देखो जरा ये फोटोज। ये फोटो जरा देखो आप लोग, कौन है ये? यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, अब्दुल कलाम जी एज पेपर बॉय, बराबर। कौन दिख रहे हैं ये अपने देश के राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी। बचपन में जब वो स्कूल जाते थे तब वो काफी गरीब परिस्थितियों के कारण उन्हें इस प्रकार से पेपर जो बांटने का काम था वो करना पड़ता था। ऐसे अब्दुल कलाम जी आगे चलकर इतने महान वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन हम उनको कहते हैं, अपने देश के राष्ट्रपति बने। उनका जो सपना था मिसाइल लॉन्च करने का, भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे ले जाने का, सोचिए कितना गरीब लड़का जो अपना चरितार्थ, अपना परिवार, अपना घर चलाने के लिए जिसे पेपर बेचना पड़ा, ऐसे व्यक्ति ने जो सपना देखा, वो सपना आपको क्या लगता है वो मामूली सपना था क्या? वो सपना बहुत ही बड़ा था, बहुत ही महान ऐसा सपना था वो। तो अपने इस पाठ का नाम भी कुछ ऐसा ही है, सपनों से सत्य की ओर। तो अब्दुल कलाम जी का जीवन भी ऐसा ही था, जो सपने देखे उन सपनों को सत्य की ओर ले जाना, उसके लिए अत्यंत कठिन ऐसे परिश्रम उनको करने पड़े थे। तो यही कुछ ऐसी ही सीख हमको इस पाठ से भी मिलने वाली है। कुछ ऐसा ही पाठ है ये भी जो आज हम लोग सीख रहे हैं, जो कि आधारित है आनंद बंसोड़े के जीवन पर। ये दूसरी तस्वीर भी जरा आप लोग देखिए। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दो व्यक्ति बैठे और ये जो मिसाइल है, मिसाइल बनाने का काम चल रहा है। तो इस फोटो में, तस्वीर में जो एक व्यक्ति है वो अब्दुल कलाम ही है। यानी कि कहाँ वो गरीब लड़का जो पेपर बांटने का काम किया करता था, और ये व्यक्ति जिसने क्या किया, आखिर अपने जीवन में मिसाइल बनाने का काम किया, अपने देश के राष्ट्रपति जो बने। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने सपनों से सत्य की ओर जाता है, मगर जब अपने वो सपनों को साकार करता है, जब अपने सपनों को वो सत्य करता है, तब उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये तस्वीर देखिए, माउंटेनियर आनंद बंसोड़े, किसकी तस्वीर है ये जो दिख रहा है आपको, ये लाल रंग में, लाल रंग का जो उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है, ये जो तस्वीर है ये है आनंद बंसोड़े जी की। माउंटेनियर, माउंटेनियर यानी कि गिरियारोहक। माउंटेनियर किसे कहते हैं? गिरियारोहक को कहते हैं। गिरियारोहक मतलब जो पहाड़ों की जो चढ़ाई करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है गिरियारोहक। तो आपने इस पाठ के जो लेखक है आनंद बंसोड़े, ये ऐसे ही गिरियारोहक है, माउंटेनियर है, और उन्हें जब पुरस्कार मिला है तब की ये तस्वीर है। यहाँ पर भी एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी है, ये जो है आनंद बंसोड़े जी की है, काफी मुस्कुराते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो। तो ऐसे ही आनंद बंसोड़े अपने जीवन में इन्होंने अत्यंत कठिन ऐसे परिश्रम किए और एक सफल ऐसे गिरियारोहक जो अपने जीवन में बने। आनंद बंसोड़े की देखिए, ये उनके किताब की फोटो है, किताब की तस्वीर है, स्वप्नातून सत्याकडे, मराठी में उन्होंने ये किताब लिखी है। एव्हरेस्टची स्वप्न पूर्ति, ये उनके किताब का मुख पृष्ठ है। और यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं व्यक्ति जो अपने हाथ में तिरंगा फहराए हुए, वो स्वयं आनंद बंसोड़े जी है।
तो ऐसे आनंद बंसोड़े जी अत्यंत गरीब घर से थे। उनके पिता एक साइकिल मैकेनिक थे, यानी कि जो साइकिल रिपेयरिंग करने का काम करते हैं ना, वैसा वो काम उनके पिता जो थे वो किया करते थे। इतने गरीब परिवार से आया हुआ ये लड़का इतने गरीब परिवार से आया हुआ ये लड़का आगे चलकर इतना नाम कमाएगा और अपने देश में एक एवरेस्ट वीर कहलाएगा। तो ये जो सपना उन्होंने देखा वो कैसे स्वप्नदर्शी बने, आखिर कैसे उन्हें ये सपने देखने की आदत लगी और किन परिस्थितियों से लड़कर झगड़कर उन्होंने अपने सपनों को सत्य की ओर वो ले गए। इन सबकी इन सबका जो एक परिचय है वो इस पाठ में दिया गया है। और ये जो पाठ है ये आनंद बंसोड़े जी का एक भाषण का अंश है। देखिए, हम लेखक का परिचय देखते हैं इन शॉर्ट। 29 जुलाई 1985 सोलापुर के महाराष्ट्र के सोलापुर में उनका सोलापुर जिले में उनका जन्म हुआ। आनंद बंसोड़े जी ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके विश्व के 4 महाद्वीपों के 4 सर्वोच्च शिखरों को फतह कर विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया। आपने अनुभवों पर आधारित भाषणों द्वारा लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। आपकी प्रमुख कृतियां ध्यास उत्तुंग हिमशिखराचा, स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, स्वप्नातून सत्याकडे, स्वप्नपूर्तीचा खजिना, नालंदा इत्यादि, ये सब जो है ये इनके द्वारा लिखी गई किताबों के नाम है। समाज को प्रेरित करने के लिए समूह के समान मौखिक मुखर अभिव्यक्ति को भाषण कहा जाता है। भाषण मतलब क्या, मैंने जैसे आपको बताया इस पाठ की विधा है भाषण। तो भाषण क्या होता है ये हमको बताया है कि समाज को प्रेरित करने के लिए अगर किसी समूह के सामने आप मुखर रूप से आप स्वयं कुछ कहते हैं तो उसे कहा जाएगा भाषण। और इस भाषण में बंसोड़े जी ने अपने अनुभवों के आधार पर युवकों को मुसीबतों से हार न मानने तथा जीवन में सदैव संघर्ष के लिए तत्पर रहने हेतु प्रेरित किया है। वो अपने जीवन के अनुभवों से बताते हैं हमें कि किसी भी मुसीबत से तुम हार मत मानो। ये उनके जीवन की एक सफलता की कुंजी है, यही उनका मानना है। देखो, आनंद बंसोड़े जी ने अपने बचपन की असफलता के दौर में संसार के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर जाने का स्वप्न देखा। कठिन से कठिन समय में संकटों पर मात करने वाला इंसान ही जीवन में इतिहास रच पाता है। एक स्वप्न और उस पर रखी हुई असीम श्रद्धा मनुष्य को कई चमत्कारिक तथा आश्चर्यजनक बातें दिखाती है। यही आनंद बंसोड़े ने अपने भाषण में बात बताई है। देखिए, उनके भाषण का वाक्य है, ध्यास हिम शिखरों का स्वप्नों से सत्य की ओर। ये उनकी किताब का नाम है। ये अत्यंत प्रसिद्ध ऐसी किताब है आनंद बंसोड़े की। क्या है किताब का नाम? ध्यास हिम शिखरों का सपनों से सत्य की ओर। ये आनंद बंसोड़े के द्वारा लिखी गई एक किताब है। इस किताब में आनंद बंसोड़े ने अपने जीवन की कहानी बताई है। उन्होंने अपने पूरे जीवन का जो पूरी अपनी जीवनी उन्होंने इसमें लिखी है कि किस किस प्रकार की मुसीबतों का, मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा अपने इस ध्यास ध्यास यानी कि अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये मराठी शब्द है ध्यास। तो उनके जीवन का लक्ष्य क्या था? एवरेस्ट के शिखर पर एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ना, ये उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। अपने सपनों के दौर में उन्हें अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 5 महाद्वीपों की यात्रा करने का अवसर मिला और अंततः संसार के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर केशरी के सामने नतमस्तक होने का सौभाग्य भी उनको मिला। केशरी ये शिखर का नाम है। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को प्रेरित करने का आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन शुरू किया मतलब जहां जहां वो जाते उन्होंने स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको प्रेरित करने का आंदोलन शुरू किया। यानी कि वो उनके सामने ऐसे मोटिवेशनल स्पीच देते कि अगर इस स्कूल और कॉलेज के बच्चे निराश है, उदास है कि कोई असफलता जीवन में आ गई, किसी एक कक्षा में किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए,
कोई एक चीज अनचाही हो गई तो बच्चे निराश हो जाते हैं और इस निराशा में डूबकर वो अपने आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस प्रकार से कई गलत कदम उठा लेते हैं या फिर कभी-कभी कुछ अपने युवा है जो नशे की गलत राह पर चले जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। तो ऐसे अपने युवाओं को प्रेरित करने का, उनको सही रास्ते पर लाने का, सही मार्गदर्शन करने का जो एक आंदोलन है, वो बंसोड़े जी ने शुरू किया। इसीलिए बंसोड़े जी ने अपने जीवन में अपनी ऐसी प्रेरणादायी किताबें लिखी और ऐसे प्रेरणादायी भाषण उन्होंने जगह-जगह दिए। जगह-जगह जाकर बंसोड़े जी युवकों को मुसीबतों से घबराकर पीछे न हटने की प्रेरणा देते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं, अपनी बातों से युवाओं को प्रेरित ही करते हैं। युवाओं को यही कहते हैं कि भाई जीवन में एक असफलता मिल जाए तो उससे परेशान मत हो, अपने आप को कोसो मत, बल्कि आगे बढ़ो, मुझसे सीखो, मेरा जीवन देखो। और वो अपने जीवन का जो पूरा का पूरा चिट्ठा है वो खोल के रख देते हैं, सबको बताते हैं कि मेरा जीवन ऐसा था। मैं तो इतने गरीब परिवार से था, मगर फिर भी मैंने सपना देखा माउंट एवरेस्ट पर जाने का और वो सपना मैंने पूरा किया। इस प्रकार की बातें वो युवकों को बताकर उन्हें प्रेरित करते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम वो उन्होंने अपने जीवन में शुरू किया। मैं आपको बता दूँ अभी भी आप अगर यूट्यूब पे जाएँगे आप और आनंद बंसोड़े मोटिवेशनल स्पीच इस प्रकार से अगर आप टाइप करोगे, तो आपको वहाँ पे आनंद बंसोड़े जी की स्पीच मिलेंगी। लेकिन उनकी जो स्पीच है वो अधिकतर या तो इंग्लिश में है या तो फिर वो मराठी में है। फिर भी आप समझ सकते हैं इंग्लिश भी उनके काफ़ी ईज़ी है और बहुत अच्छी स्पीच है उनकी। उसका छोटा-सा अंश है मेरे पास। ये एक भाग पूरा करने के बाद हम थोड़ा-सा उसे सुनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से उन्होंने युवकों को हमेशा ही प्रेरणा दी है, कभी भी घबरा कर पीछे मत हटो। वे आज नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उनके भाषण के कुछ अंश जो है वो इस पाठ में संकलित किए हैं। संकलित किए मतलब इस पूरे पाठ में उनके भाषण के जो अंश है वो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, माँ ने मुझे बचपन में कहा था जिंदगी में भले ही सफलता मिले ना मिले, किंतु अच्छा इंसान बनने की हर कोशिश करते रहना। मुझे तुम पर नाज होगा कि तुमने संसार का सबसे मुश्किल काम किया है। मैं बचपन से सपने देखने वाला लेकिन शरीर से कमजोर और पढ़ाई में भी बिल्कुल निकम्मा था। निकम्मा ये जो किसी काम का नहीं होता। बच्चों तुम लोग अपनी अपनी किताबें, नोटबुक, पेन अपने साथ में रखना है। कोई शब्द जो है मैं बता रही हूँ उसका मतलब लिख लो। निकम्मा यानी कि कैसा, बिल्कुल भी जो किसी काम का नहीं है। तो बचपन की ये जो बात है ये बंसोड़े जी हमको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उनकी माँ ने उनको बचपन में एक बात कही थी। क्या कहा था? जिंदगी में भले ही सफलता मिले ना मिले, अली जीवन में भले सफलता मिले ना मिले, मगर तुम हमेशा एक अच्छा इंसान बनना। ऐसा नहीं कि असफल हो गए तो जीवन में सबके साथ तुम बुरा करोगे, मगर तुम्हें एक अच्छा इंसान बने रहना है। असफलता मिल गई इसलिए तुम्हें बुरा नहीं बनना है, अपने अंदर से अच्छी बातें जो है उसे मिटा नहीं देनी है। उनकी माँ ने हमेशा ही कहा तुम जीवन में सफल बनो या ना बनो, मगर हाँ एक अच्छा इंसान तुम जरूर बनो। ये सीख उनकी माँ ने उनको हमेशा दी है। मुझे तुम पर नाज होगा कि तुमने संसार का सबसे मुश्किल काम किया है। यानी उनकी माँ के अनुसार संसार का सबसे मुश्किल काम कौन सा है? आनंद मंसूरे की माँ का जो कहना था वो ये था कि दुनिया में अच्छा इंसान बनना ही सबसे मुश्किल काम है। सफल असफल तो हर कोई होता है, हर कोई मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बनना उनकी माँ की दृष्टि से बहुत ही बड़ी बात थी। तो उनकी माँ ने उनको हमेशा यही समझाया कि बेटा मैं तो यही मानूंगी कि तुम अगर जिंदगी में अच्छे इंसान बने कि तुमने इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम किया है और इसी बात पर मुझे तुम पर गर्व होगा। मैं बचपन से सपने देखने वाला लेकिन शरीर से कमजोर और पढ़ाई में बिल्कुल निकम्मा था। वो बताते हैं, अपनी असलियत बताते हैं, खुलकर बताते हैं कि मैं कैसा था। पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था और शरीर से भी कमजोर था। न शरीर में उनके बल था और ना ही दिमाग में, नहीं दिमाग चलता था पढ़ाई में, ऐसी उनकी अवस्था थी। हरदम अकेला रहना पसंद करता था।
हमेशा अकेले रहना पसंद करते थे। मेरा जन्म एक अंधेरी झोपड़ी में हुआ। देखो उनके परिवार की हालत क्या है, उस बारे में भी वो बिल्कुल सच बताते हैं। जन्म कैसा हुआ है उनका, एक अंधेरी झोपड़ी में। अंधेरी झोपड़ी मतलब एक मामूली सी झुग्गी झोपड़ी में उनका जन्म हुआ। मेरा बचपन अभावों से भरा था। अभाव यानी कि कमियां। बचपन में उनको जो जो चाहा वो उनको कभी नहीं मिला, क्योंकि उसका प्रमुख कारण क्या, गरीबी। अभाव ही अभाव थे जीवन में, हर चीज की कमी थी। ना अच्छा खाने को, ना अच्छा पहनने को, ना अच्छे अच्छे खिलौने, ना मनचाही चीजें, कोई भी चीज उनको नहीं मिलती थी। गरीब थे, बड़े ही गरीब परिवार से थे। एक झोपड़ी में उनका जन्म हुआ। आज के बच्चों की तरह कई कई कपड़े, घूमने फिरने के साधन, खेलने के खिलौने, टीवी, फोन आदि के बारे में तो वे सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल भी ये सारी ऐश आराम की चीजें उनके पास थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। ना अच्छे कपड़े, ना घूमने फिरने के साधन, ना अच्छे खिलौने, ना टीवी, ना फोन। आजकल तो जो मांगो माँ बाप हाजिर कर देते हैं। मगर बंसोड़े जी का जीवन ऐसा नहीं था। सोलापुर में एक गरीब झोपड़ी नुमा बस्ती में उनका जन्म हुआ। वो बताते हैं कि एकदम गरीबी में मेरा जीवन बीता। पूरे परिवार का जीवन कष्टमय था। पूरे परिवार का जीवन अत्यंत दुखों और तकलीफों से भरा था, कष्टमय था। साइकिल तथा गाड़ी की पहियों की पंक्चर निकालकर मेरे पिताजी अशोक बंसोड़े अपनी 3 बेटियों तथा मेरी परवरिश करते थे। देखिए परिवार भी कितना बड़ा है। स्वयं आनंद बंसोड़े, उनकी 3 बहनें और उनके माता पिता। उनके पिता का नाम क्या था? देखिए यहाँ दिया है अशोक बंसोड़े, उनके पिता का नाम था। तो अशोक बंसोड़े उनके पिता, जो साइकिल तथा गाड़ियों के टायर जो थे पंक्चर निकालने का काम करते थे। और पंक्चर निकालने वाले की कितनी कमाई होती है, बहुत ही कम उनकी थी, उनकी कमाई थी। और ऐसी गरीबी की हालत में उनका परिवार जो था वो अपना जीवन जीता था। 3 बहनें और आनंद, इस प्रकार से 4 बच्चे, 4 भाई बहन थे ये। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण मुझे हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता था। और आनंद का वैयक्तिक जीवन और कैसा था, और मुश्किलों से भरा था। पढ़ाई में कमजोर थे। स्कूल में दोस्तों के साथ हमेशा क्या किया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था। पढ़ाई में बड़े कमजोर थे, हर जगह उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता था। इसलिए मेरा एकमात्र शौक था कि सपने देखना, और एकांत में मैं सोचता कि मैं संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाऊं, और जहां मेरा अपमान करने कोई भी न आए। तो देखो यहाँ पर ये जो बात है ये हमें बताती है कि आनंद इस प्रकार से सपने देखने वाले व्यक्ति क्यों बने। क्यों उनको वास्तव जगत से ज्यादा सपने अच्छे लगते थे? क्योंकि वास्तव जगत में तो वो खुद के शरीर से कमजोर, पढ़ाई में कमजोर, घर में गरीबी, हालात इतने बुरे। मगर ये जीवन का वास्तव होते हुए भी वो एकांत में रहना पसंद करते, सपने देखना पसंद करते। इस प्रकार के व्यक्ति वो बने। ज्यादा लोगों से मेल जोल नहीं रखते थे, अकेले रहते थे। और क्या सपना देखने लगे थे कि मैं संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाऊं, जहां मेरा अपमान करने कोई भी ना आए। ना कोई मेरा मित्र, ना कोई दूसरा व्यक्ति जो मेरा अपमान करे कि भाई तुम शरीर से कमजोर हो, पढ़ाई में कमजोर हो सकता है कभी किसी शिक्षक ने भी कह दिया हो। उनके मन पर बड़ी चोट लगी थी कि भाई मैं कमजोर इसलिए बार बार मेरा अपमान किया जाता है। इस बात का उन्हें अत्यंत दुख था। इसलिए वो लोगों से मिलना जुलना ही पसंद नहीं करते थे, बल्कि अकेले रहकर सपने देखना उन्हें अच्छा लगता था। और एकमात्र उनका पसंदीदा सपना कोई था तो वो क्या था? देखिए ये पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मैं संसार में सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाऊं, जहां मेरा अपमान करने वाला कोई न आए। ये उनका सपना है बच्चों। ये सपना वो देखा करते थे। आज के युवक थोड़े से अपमान से हार जाते हैं, लेकिन दुनिया का इतिहास ये बताता है कि आज तक दुनिया के बड़े बड़े व्यक्तियों ने अपमान सहकर खुद मुकाम हासिल किया है। ऐसे कई व्यक्ति है बच्चों, अपने इतिहास में कई व्यक्ति है जिन्होंने खुद अपमान सहा, मगर दुनिया के इतिहास को बदल कर रख दिया।
ऐसे अगर मैं व्यक्तियों का आपसे नाम पूछूँ तो सबसे पहले किसका नाम आपका किसका नाम सबसे पहले आपके ज़ुबान पर आएगा? ऐसे हालातों में लड़ने वालों में से मेरे आँखों के सामने तो सबसे पहले किसी का नाम आता है, कोई व्यक्ति आती है तो वो है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला थी, जो महिला ऐसे समय में जब स्त्रियों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, पढ़ने-लिखने की इजाज़त नहीं थी, जिन्होंने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू की। क्या नहीं सहा उन्होंने? इतिहास गवाह है उन्होंने लोगों की गालियाँ सही, यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें गोबर फेंक कर मारा, गालियाँ दी, उन्हें अपमानित किया, मगर फिर भी उस महिला ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, वो आगे बढ़ती रही और उन्होंने जो लड़कियों को पढ़ने का और पढ़ाने का जो अपना सपना था उसे साकार किया। और यही वजह है कि आज की लड़कियां जो है वो इतनी अच्छी तरह से स्कूल जा सकती है, पढ़ लिख सकती है, उन्हें पढ़ाई का अधिकार मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। समाज में स्त्री शिक्षा का जो नाम ऊंचा किया वो सावित्रीबाई फुले ने किया। तो ऐसी कई हस्तियां हैं अपने इतिहास में जिन्होंने जो दुनिया और समाज की हिकारत सही, नफरत सही और फिर क्या किया, आखिरकार जो है वो अपना सपना पूरा किया। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पढ़ाई में बहुत ही कमजोर होने के कारण मैं 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। कुछ समय पढ़ाई छोड़कर मैंने अपने पिताजी के साथ काम पर जाना शुरू किया। शिवम, तुमको क्या प्रॉब्लम है बेटा? आवाज सुनाई दे रही है ना? शिवम, बार बार हैंड रेस कर रहे हो। आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, आवाज आ रही है ना क्लियर? अभी सुन लो बेटा, तुम जरा समझ लो, बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? यस टीचर। ओके ओके गुड, ध्यान दो। पढ़ाई में बहुत ही कमजोर होने के कारण मैं 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। कुछ समय पढ़ाई छोड़कर मैंने अपने पिता के साथ जाकर काम करना शुरू कर दिया। देखो उसकी अवस्था क्या है आनंद बंसोड़ की, 9वीं में फेल, समझ रहे हो, 9वीं में फेल हो गए पढ़ाई में वो। स्कूल भी जाना छोड़ दिया और पिताजी के साथ गए अपने साइकिल पंक्चर की दुकान पर जाकर उनकी मदद करने लग गए। माँ बाप भी घर में कोसा करते होंगे, अरे क्या पढ़ने लिखने के लायक तो नहीं है, चल चल कर कुछ काम धंधा कर ले। इस प्रकार की बातें उसे जगह जगह सुनने मिलती होगी आनंद को, ऐसी उसकी अवस्था होगी। तो बेचारा आनंद अपने पिता के साथ दुकान पर जाकर काम करना शुरू कर दिया। परंतु माँ जो है उनकी, देखो माँ जो है, माँ का जो सहयोग है, माँ का जो सपोर्ट है वो उनको जीवन भर मिला। उनकी माँ ने उनको हमेशा प्रेरित किया कि नहीं बेटा, तू इस प्रकार से अभी से मजदूरी का काम नहीं करेगा। माँ का जो दिल था उसकी अवस्था देखकर बड़ा ही टूटता था, द्रवित होता था। माँ को ऐसा लगता था कि नहीं, मेरा बेटा पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। माँ का जो हृदय था वो अत्यंत द्रवित होता था उसके लिए। अभी 1 मिनट में आपको एक फोटो दिखाती हूँ आनंद बंसोड़े जी की, उनकी माँ के साथ एक तस्वीर है मेरे पास, वो तस्वीर भी आप देख लो। जैसे सबकी माँ होती है वैसे ही उनकी भी माँ है, मगर माँ का प्यार जो है, माँ की जो प्रेरणा है, देखो यहाँ पे तस्वीर है आनंद बंसोड़े आई सोबत, ये उनकी माता जी है। तो ऐसे ही आनंद बंसोड़े, तो उनकी माँ जो थी, उनकी माँ ने उनको इतने अत्यंत प्रेरित किया कि नहीं, मेरा बेटा ये गैरेज वैरेज का काम नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर रखेगा। देखो यहाँ पर भी उनकी कई तस्वीरें हैं, यहाँ पे उनकी पत्नी, उनका बेटा और स्वयं आनंद बंसोड़े हमको नजर आ रहे हैं। तो ऐसे कई फोटोज है उनको, ये फोटो जो है उनके आपको नेट पर मिल भी जाएंगे। उनके स्पीच तुमको यूट्यूब पे सुनने मिल जाएंगे, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच है आनंद बंसोड़े जी के। तो ऐसे ही आनंद बंसोड़े, इनकी माँ ने जब वो 9वीं में फेल हुए और पढ़ाई छोड़ने का इरादा जब वो करने लगे, तब माँ ने उनको प्रेरित किया कि नहीं, मेरा बेटा पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो आगे पढ़ेगा। माँ उनको हमेशा ही प्रेरित करती रही। माँ ने उनको पढ़ाई न छोड़ने के लिए कहा।
ओह! 1 मिनट। हुँ। तो उनकी माताजी थी जो उन्होंने प्रेरणा दी कि पढ़ाई जारी रख तू। इसलिए मैं कक्षा 10वीं में स्कूल में दूसरे नंबर पर उत्तीर्ण और देखिए क्या कमाल है। जो बच्चा 9वीं में फेल हो गया, 10वीं में जब उसने एडमिशन ली, यानी 10वीं की जब उसने परीक्षा दी तो पूरे स्कूल में क्या आया, वो दूसरे स्थान पर दूसरे नंबर से उत्तीर्ण हुआ। यानी ऐसा नहीं था कि उसमें पोटेंशियल नहीं था, उसमें दिमाग बिल्कुल नहीं था, बड़ा होशियार था वो। हाँ, बस ये हुआ कि जो उसे अपमानित किया जाता था उसकी वजह से वो अत्यंत दुखी रहता था। लेकिन जब उसने 10वीं की परीक्षा दी तब तो देखो कमाल हो गया, पूरे स्कूल में वो दूसरे नंबर से उत्तीर्ण हो गया। ये तो अत्यंत कमाल की बात हुई। यानी कि माँ अगर प्रेरित करे और अगर कोई अपने मन से पढ़े तो 9वीं में फेल बच्चा भी क्या हो सकता है, 10वीं में वो अच्छे नंबरों से पास हो सकता है। तो ये हिम्मत, ये हौसला सबको अपने अंदर बनाए रखना है। यही आनंद बंसोड़े के जीवन की एकमात्र सीख है कि कभी भी हिम्मत मत हारो। आपके बीच ऐसे कई बच्चे होंगे जो पढ़ाई में कमजोर होने के कारण अपने आप को कमतर समझते हैं मतलब अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि भाई मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको अपने आप के बारे में। हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ खासियत होती है। इसलिए कोई भी अपने आप को कमजोर या कोई भी अपने आप को कम, निकम्मा, नालायक कभी भी ना समझे। यही बात बंसोड़े हमको बताना चाहते हैं। उनको यही लगता होगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। एक क्लास फेल क्या हो गए, 9वीं क्या फेल हो गए, 10वीं क्या फेल हो गए, तो जिंदगी खत्म हो गई। हम ऐसे कई केसेस सुनते हैं कि एक क्लास में फेल हो गया, आत्महत्या कर लो। और अभी अभी की जो एक बहुत ही ताजा तरीन न्यूज जो हम लोग टीवी पे सुन रहे हैं, सुशांत राजपूत जो है उसकी आत्महत्या। ये आत्महत्या ये भी कर लेते हैं लोग, अपने आप का जीवन जो है उसको खत्म कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है एक असफलता जीवन में आ गई कि बस जीवन क्या कर लो, अपना समाप्त कर लो। ये जो चीज है, पबजी खेल है, उस खेल को अभी तो बैन कर दिया गया है, मगर उस पर भी, उससे भी संबंधित हमने ऐसी बातें सुनी है कि उस खेल में भी असफल हो गए, आत्महत्या कर ली। 10वीं का रिजल्ट आया, 12वीं का रिजल्ट आया, असफल हो गए, आत्महत्या कर ली। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें गलत है। ये आनंद बंसोड़े को पता था और इसीलिए आनंद बंसोड़े ने ये एक क्या कहूँ, ये इतना पवित्र और इतना अच्छा कार्य शुरू किया कि वो जहाँ भी गए युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने यह आंदोलन ही शुरू किया कि अपने जीवन की किस्से कहानियां इन युवाओं को सुनाओ, उनको बताओ कि अरे मुझे भी दुनिया जहान के लोग सब निकम्मा कहते थे, पढ़ाई से, शरीर से कमजोर, मगर फिर भी देखो मैंने जो सपना देखा एवरेस्ट की चढ़ाई का, वो सपना मैंने पूरा किया। अगर आप ईमानदारी से अपने सपने को साकार करने के लिए पीछे लग जाओ तो वो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति जो है वो क्या करती है, आपका साथ देती है। तो यही बात जो है आनंद बंसोड़े हर वक्त अपने भाषण के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने के लिए कहते हैं। तो उनकी माँ ने उनको प्रेरित किया और जो बंसोड़े 9वीं में फेल हो गए थे वो क्या हुए, 10वीं में पूरे स्कूल में दूसरे स्थान पर आकर वो पास हुए। तो देखो, तो कहते हैं ऐसे आपके बीच भी ऐसे कई बच्चे होंगे जो अपने आप को कमजोर समझते हैं। एक आध कक्षा फेल हो गए तो लगता है जीवन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो यही समझाते हैं कि बच्चों ऐसा मत समझो। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप क्या है और कहाँ से आए हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपको कहाँ जाना है यह अगर आपको पता है तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो, यानी क्या कह रहे हैं वो आनंद बंसोड़े, कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उस बात का कोई महत्व नहीं है। बल्कि वो कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। देखिए, इस वाक्य को अच्छी तरह समझिए। वो कहते हैं मैं हर एक उस युवक से कहना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुमको कहाँ जाना है ये अगर तुमको पता है
और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के जो ध्येय के प्रति अगर तुम ईमानदार हो, मेहनत करने को तैयार हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमको रोक नहीं सकती। आप अभी क्या हो, इसके अलावा जीवन में क्या करना है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। आपको बस क्या सोचना है कि आप अभी क्या हो और आपको आपके जीवन में क्या करना है, बस इसी बात पर आपको ध्यान देना है। कोई आपको लाख कोसे, कोई आपको लाख बुरा भला कहे, आपका आपका जो भूतकाल है अत्यंत बुरा है, गरीबी में बीता है, वर्तमान भी अत्यंत बुरा है, तकलीफों से घिरा हुआ है, मगर फिर भी अपनी आंखों से अपने सपने मत हटने दो। मैंने आपको बिल्कुल पाठ की शुरुआत में अब्दुल कलाम जी की तस्वीरें दिखाई। गरीब परिस्थिति, पेपर फाटने का काम किया, मगर फिर भी भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में जो सफलता प्राप्त करने का जो सपना था, वो सपना पूरा किया। सावित्रीबाई फुले, उनके उनके बारे में हमने चर्चा की। स्त्रियों की शिक्षा नहीं, स्त्रियों की शिक्षा का विरोध था समाज में, मगर फिर भी लोगों के गोबर के उपले सहे, गालियां सही, मगर फिर भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी। तो यही बात है, यही बंसोड़े समझा रहे हैं कि आप अभी क्या हो, इसके अलावा जीवन में आपको बस एक ही चीज पर अपना ध्यान रखना है, एक ही चीज पर आपको फोकस रहना है कि आपको इसी बात पर ध्यान देना है कि आपको जीवन में क्या करना है। यही सबसे बड़ा आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि भविष्य में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। आनंद बंसोड़े एक सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। 9वीं में फेल थे, मगर 10वीं में इतने अच्छे अंकों से वो पास हुए। 12वीं साइंस उत्तीर्ण होने के बाद मैंने बीएससी के लिए प्रवेश ले लिया। ध्यान दो सब लोग किताब में अपने आगे। 12वीं साइंस उत्तीर्ण होने के बाद मैंने बीएससी के लिए प्रवेश ले लिया। बीएससी यानी कि बैचलर इन साइंस, ये ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है उसमें उन्होंने प्रवेश ले लिया। अब मुझे बचपन से देखा हुआ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना पूरा करना था। सोलापुर जैसे सतही प्रदेश में, सोलापुर में तो कोई पहाड़ नहीं है, वहां पर कोई गिरियारोहण की जो ट्रेनिंग है, यानी कि वहां पर पर्वत पर चढ़ने का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। बिल्कुल सतही सपाट ऐसा प्रदेश है वो। वहां पर गिरियारोहण का नाम तक नहीं लिया जाता था। गिरियारोहण मतलब पर्वतारोहण, पर्वत पर चढ़ना जो सिखाते हैं उसे कहते हैं गिरियारोहण। तो गिरियारोहण का नाम तक वहां नहीं लेते थे। ऐसे स्थान पर रहकर मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की पूछताछ करता था और काफी सारी खोजबीन करने के बाद मेरी भेंट पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियर एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र शेड़के जी से हो गई। तो देखो उसे शुरुआत कहाँ से हुई, जब बीएससी में एडमिशन ले लिया, कक्षा 12वीं के बाद में जब ग्रेजुएशन कोर्स करने लगे, कॉलेज में जाने लगे, उस वक्त उन्होंने सिनबाज, बेटा पहले समझो, बेटा किताब में ध्यान दो, जो भी तुम्हारा डाउट है तुम एक पेज पे लिख के रखो, आखिरी 15 मिनट में हम चर्चा करेंगे। अब थोड़ा समझो बेटा, पाठ समझो। तो 12वीं साइंस उत्तीर्ण होने के बाद वो बता रहे हैं कि सोलापुर में तो कोई पहाड़ नहीं था, वहां पे तो कोई गिरियारोहण की क्लास नहीं चलती थी, वहां पर पर्वतारोहण कोई सिखाने वाला नहीं था। तो उन्होंने काफी पूछताछ की, बहुत खोजबीन की, तब वो किससे मिले, पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियर एसोसिएशन। पिंपरी चिंचवड़ ये पुणे जिले में आता है, ये पिंपरी चिंचवड़ पुणे जिले में आता है। तो वहाँ के माउंटेनियरिंग एसोसिएशन, यानी कि वहां पर जो गिरियारोहण सिखाने वाली जो संस्था थी, उसके सेक्रेटरी सुरेंद्र शेड़के, इनसे आनंद बंसोड़े की मुलाकात हुई। और पहले ही मुलाकात में बंसोड़े ने अपने मन की बात सुरेंद्र शेड़के जी से कह दी कि सर मैं तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहता हूँ, बस यही मेरा एकमात्र सपना है। अपने गुरु शेड़के सर के मार्गदर्शन में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए माउंटेनियरिंग कोर्स की तैयारी मैंने शुरू की। मुझे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। बचपन से ही मेरी शारीरिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए मुझे अपनी शारीरिक कसरत पर ध्यान देना जरूरी था। हमने ये सीखा पाठ में कि बचपन से कैसे थे वो शरीर से अत्यंत कमजोर थे। मुझे पता था कि मेहनत से ही मैं अपना लक्ष्य पूरा कर सकता हूँ। कोर्स का शुल्क कम होने पर भी मुझे अपनी माँ के गहने गिरवी रखने पड़े। देखो हालात क्या थे। कोर्स का शुल्क, शुल्क मतलब फीस,
वो जो माउंटेनियरिंग कोर्स था उसको उसकी फीस देने के लिए उनको क्या करना पड़ा था बेचारे आनंद जी को? अपनी माँ के गहने उन्हें गिरवी रखने पड़े थे। इतनी गरीबी की हालात थे उनके। माँ के गहने गिरवी रखे उन्होंने, और परिवार का कड़ा विरोध था, फिर भी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, यानी कि जो आज उत्तराखंड में है, इस माउंटेनियरिंग का कोर्स उन्होंने पूरा किया। कौन सी संस्था थी? देखो वापस नाम से ध्यान दो, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड क्योंकि वहीं पर हमारे हिमालय और पूरा जो भारत का उत्तर पूर्वी इलाका है, हिमालय का और पर्वतों का, वहां पर स्थित ये उत्तराखंड में स्थित ये माउंटेनियरिंग संस्था है। उस संस्था में उन्होंने प्रवेश जब लिया, तो उस संस्था में प्रवेश लेने का शुल्क जो था उनके पास नहीं था, पैसे फीस उनके पास नहीं थी। उस फीस को देने के लिए उनकी माँ ने उनको अपने गहने तक दे दिए। पूरे परिवार का विरोध था, पिताजी बहनें सब विरोध कर रहे थे कि क्या फायदा है तेरा ये माउंटेनियरिंग सीखना, पहाड़ चढ़ना, ये क्या सपना देखा है? उसके लिए कमाई तो कुछ नहीं है, बस जो घर के पैसे है वो तुम गवा रहे हो। हर कोई इसका विरोध कर रहा था, मगर नहीं, आनंद का जो सपना था वो तो सपना था। वो उस सपने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और उसमें साथ किसने दिया? उनकी माँ ने। माँ ने हमेशा प्रेरित किया, यहाँ तक कि अपने गहने भी गिरवी रखने को वो माता तैयार हो गई, और उसे उस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए उसे भेज दिया गया। वहां मुझे कई नई नई बातें सीखने का अवसर मिला। एक बार तो कोर्स की तकलीफों से तंग आकर मैंने कोर्स अधूरा छोड़कर वापस लौट आने की बात भी सोची। बड़े तंग आए, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता था, शरीर से बड़े कमजोर थे। बचपन से हमने देखा, बचपन से हमने इस बात में हमने देखा कि बचपन से कैसे थे, वो शरीर से अत्यंत कमजोर थे। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि वो जो थे वो कोर्स में कई तकलीफें उनके सामने आने लग गई। कई बार अत्यंत ठंड मौसम, कोई ना कोई चोट लग जाना, तबीयत खराब हो जाना, ऐसी कई कई मुसीबतें सामने आई, और सोचा कि भाई जाने तो ये कोर्स छोड़कर भाग चलूं। तब क्या हुआ? तब तभी फोन पर माँ ने मुझसे कहा, देखो यहाँ पर भी उनकी माँ ने उनको हमेशा प्रेरित किया है, मुझे अपने दूध पर पूरा भरोसा है, वह इतना कमजोर नहीं पड़ सकता। क्या कहती थी उनकी माँ? कि मुझे जो है, मैंने जो तुमको संस्कार दिए हैं, मैंने जो तुमको सीख दी है, मैंने जो तुमको शिक्षा दी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वह कभी भी जीवन में कमजोर नहीं पड़ सकता। यानी जीवन में मेरा बेटा कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। वो शरीर से भले कमजोर है, मगर उसके इरादे कभी कमजोर नहीं हो सकते। वो बड़ा मेहनती है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से आगे बढ़ता रहेगा। इस बात के लिए माँ उन्हें प्रेरित करती रही। इस बात को सुनकर मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती, बहुत प्रेरित होते वो। तब से अपने जीवन में जब भी पीछे हटने का ख्याल मेरे दिमाग में आता, तो मुझे अपने माँ के शब्द बार बार याद आते हैं। इस कोर्स के दौरान मेरी मित्रता एक अमेरिकन नागरिक स्टीव के साथ भी हो गई थी। ठीक है, हम यहीं तक रुकते हैं। और बच्चों, अभी यहाँ तक तुम्हारी अगर कुछ मुश्किलें हैं तो जरा पूछ लो। कुछ तकलीफ है तुमको, कुछ प्रॉब्लम है? रेज योर हैंड्स एंड आस्क। इतने ये जो 2 परिच्छेद हमने सीखे हैं, चलो अगर तुम लोग नहीं पूछ रहे हो तो मैं पूछ लेती हूँ। अभी तक कुछ कुछ बच्चों ने हाथ उठाया था। हम्म, चलो बताओ, बताओ तो इस पाठ की विधा क्या है? इस पाठ की विधा क्या है? कौन बताएगा? बोलो। सपनों से सत्य की ओर इस पाठ की विधा क्या है? हेलो, बोलो क्या है? सुमित, सुमित बोलो। भाषण। हाँ बिल्कुल टीचर, सही। विधा भाण है। क्या विधा? विधा इस पाठ की भाषण है।
आनंद बंसोड़े जी ने बचपन में कौन सा स्वप्न देखा? आनंद बंसोड़े जी ने, हाँ आकाश, मिस आकाश बोलो। पर्वतारोहण का। पर्वतारोहण का, गिरियारोहण का, बिल्कुल सही। इसको हमें पूरी तरह से बताना होगा कि वो ऐसी जगह पहुंचना चाहते थे जहां पर कोई भी उन्हें अपमानित न कर सके, कि वो शरीर से और पढ़ाई में कमजोर थे तो हर कोई उनका अपमान करता था। ये बात उन्हें अत्यंत दुखी कर देती थी। इसलिए उनका ये सपना था कि वो ऐसी जगह, ऐसी ऊंचे पर्वत पर पहुंच जाए कि जहां पर कोई भी उनका अपमान न करे। ठीक है। बंसोड़े जी ने किन महाद्वीपों की यात्रा की? बंसोड़े जी ने, हाँ बोलो। अमेरिका, बोलो। इंग्लैंड, हम्म जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया हम्म के 5 महाद्वीपों की यात्रा की। बराबर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, गुड। स्वप्नदर्शी आनंद बंसोड़े की कठिनाइयां कौन सी थी? वैयक्तिक जीवन में उनकी क्या कठिनाइयां थी? स्वप्नदर्शी, स्वप्नदर्शी यानी कि सपना देखने वाले। तो ऐसे स्वप्नदर्शी आनंद बंसोड़े जी की कठिनाइयां कौन सी थी? मिस बोलो। मिस वो बहुत गरीब थे और उनके पास उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी माँ का हार भी गिरवी रखने पड़े। उनके हालात बहुत बेकार। देखो बेटा, यहाँ पर अब आनंद बंसोड़े की जो वैयक्तिक कठिनाइयां है वो हमें बतानी पड़ेंगी, और वो उनकी वैयक्तिक कठिनाइयां, तुम कह रहे हो, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है, मगर फिर भी इस प्रश्न का उत्तर हमको ऐसा देना पड़ेगा कि उनकी शारीरिक कमजोरी और पढ़ाई की जो कमजोरी थी, ये दो चीजें जो थी वो उनकी एक सबसे प्रमुख कठिनाइयां या कमजोरियां थी, कि वो शारीरिक रूप से कमजोर थे और पढ़ाई में भी बहुत ही कमजोर थे। कक्षा 9वीं में वो फेल हो गए थे। ओके गुड, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बंसोड़े जी की परिवार की स्थिति कैसी थी? अब जब ये पूछा जाएगा तब जो है तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। चलो कोई ठीक से मुझे पूर्ण वाक्य में बताओ, बंसोड़े जी की परिवार की स्थिति कैसी थी? आनंद बंसोड़े जी की परिवार की स्थिति कैसी थी? बहुत गरीब थे। हाँ, बहुत गरीब थे, वो अत्यंत गरीब थे। उनके पिता साइकिल और गाड़ियों के जो पंक्चर थे वो निकालने का काम करते थे और उसी से अपने परिवार को चलाते थे। परिवार भी काफी बड़ा, 3 बहनें, आनंद और उनकी पत्नी, इस प्रकार से बड़े से परिवार को वो चलाते थे। परिवार की आजीविका का साधन क्या था? यानी उनके पिता जो थे अशोक बंसोड़े, उनकी परिवार की आजीविका का साधन, आजीविका मतलब जीवन चलाने का, परिवार चलाने का, चरितार्थ का साधन क्या था उनका? आजीविका का साधन मतलब कमाई का साधन क्या था? टीचर, उनका साधन था साइकिल। फिर से म्यूट करने दो। साइकिल रिपेयरिंग करना, रिपेयरिंग करना। रिपेयरिंग करना। ओके, गुड ट्राई, ठीक है। तो साइकिल और गाड़ियों के टायर के पंक्चर जो थे उसे रिपेयर करना, यही उनके परिवार की आजीविका चलाने का साधन था। ठीक है, चलो। आनंद बंसोड़े स्वप्नदर्शी क्यों बने? थोड़ा सोचकर इसका उत्तर देना पड़ेगा। स्वप्नदर्शी क्यों बने? स्वप्नदर्शी मतलब सपना देखने वाले व्यक्ति क्यों बने? वो जीवन में इस प्रकार से सपना क्यों देखने लगे? लोगों से घुलने मिलने की बजाय उनको एकांत में रहकर सपने देखने की आदत क्यों पड़ गई? बोलो, जो भी हो बोलो। क्योंकि सब उन्हें उनका मजाक। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सब उनका क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे। पढ़ाई में और शारीरिक रूप से कमजोर थे तो सब उनका मजाक उड़ाते थे, और इसलिए उनको उन मित्रों से सबसे मिलना अच्छा नहीं लगता था, और वो अकेले में रहना और सपने देखना ही पसंद करते थे। और जो सबसे प्रमुख सपना उन्होंने देखा वो क्या था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना। वो ऐसी जगह पहुंचना चाहते थे कि कोई भी वहां आकर उनका अपमान न करे। ठीक है, तो अपना समय भी यहाँ पे समाप्त हो रहा है, 8:44 हो रहे हैं। और कुछ तुमको पूछना है क्या बच्चों? हमने जितना सीखा उस पर कुछ
पूछना है तो पूछ लो। कल अपना वापस हिंदी का लेसन है 8 बजे, तब हम जो आगे का बचा हुआ पाठ है उसको सीखेंगे। इतना जो भाग आज हमने सीखा है उस पर कुछ तुमको तकलीफ है, कुछ समस्या है तो पूछ लो, और 1-2 मिनट है। हेलो, ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग अपने पाठ को यही समाप्त करते हैं। कल सुबह वापस हम जो इसके अगले भाग की शुरुआत करेंगे। तुम लोग जितना पाठ हुआ है उस पर अगर तुमको कोई मुश्किल है तो अपनी नोटबुक में नोट करके रखना। जो शब्द तुम्हें कठिन लग रहे हैं वो लिख के रखो, जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहे लिख के रखो। एक बार पाठ पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लेना, पूरा पाठ पढ़ लेना। तो कुछ तकलीफ होगी तो वो कल मुझसे वापस आप एक बार पूछ लीजिए, ठीक है? चलो अभी हम लोग क्लास एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।